में। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ABCD का फॉर्मेट में जो आता है एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चार आपको ऑप्शन, चार आपको लाइन का एक सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। 4 सेंटेंस मिलेंगे, इनको अरेंज करना है, मीन्स जिसको कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पाराजंबल के फॉर्मेट में इस तरह से लिखा रहेगा। पहले का जो ओल्ड पैटर्न में क्या था, PQRS इस तरह से लिखा रहता था ना, अब वो PQRS वाले फॉर्मेट में नहीं होंगे, 4 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको अरेंज करना है ना। तो कैसे करेंगे ना इसको, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए एलिमिनेशन कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन से, या तो नाउन होगा या फिर कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। दूसरा, नाउन के बाद जस्ट प्रॉपर नाउन होता है, इसी का प्रोनाउन होता है। नाउन के बदले में क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन यूज़ होता है। उसके बाद सॉरी, एक तो ये फॉर्मेट हो सकता है, और बीच लास्ट वाली जो सेंटेंस होंगे कहीं ना कहीं वो देयरफॉर से हो सकता है, लास्ट करके शुरू हो सकता है, ठीक है, इन द एंड हो सकता है, इस तरह से होंगे। या फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हो सकता है ना। तो इस तरह से सेंटेंस अरेंज क्या होगा। तो बेसिकली आपको अगर SSC के अगर पेपर दे रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बस एक नाउन एक प्रोनाउन ढूंढना, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े बहुत आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, एक एवरेज भी रहेगा, आप चीज़ों को सेंटेंस को पकड़ सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ही से सेंटेंस कभी शुरू होता है क्या, नहीं, है ना। इट भी क्या है, नहीं, ये सभी क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, सभी क्या है, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट जो होगा नाउन के बदले जो यूज़ होता है, उसके जो इन प्लेस ऑफ नाउन जो कहते हैं, उसके स्थान पे आने वाले ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन दोनों से तो होगा नहीं, ना तो A से शुरू होगा ना तो D से होगा। जब भी होगा या तो B या C होगा, है ना। सॉरी। अब यहाँ पे सवाल ये होता है इनमें भी कौन सा पहले। वंस ही आस्क, देखिए वंस के बाद ही पूछा, फिर से क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। ही क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। तो देखिए ये भी यहाँ से भी सेंटेंस शुरू हो नहीं रहा है। अब कुल मिलाकर बी से स्टार्ट होने वाला है सेंटेंस, तो बी से स्टार्ट होने वाला है, तो एलिमिनेट कर लेना, पहले एलिमिनेट कर लीजिए उसको। अब दो ही तो बचा है आपके पास, BA DC हो गया या CD होगा। तो बी के बाद तो कन्फर्म हो गया A आता है, दोनों ऑप्शन के अनुसार तो BA तो कन्फर्म होता ही होता है ना। तो देखिए एम्पेरर अकबर वॉज इन द हैबिट्स ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल टू हिज कोर्टियर्स। अकबर का जो आदत था क्या, कोई ना कोई ऐसा ऐसा पजल लाना, एक एक उलझन वाले क्वेश्चन को लाना, और उस क्वेश्चन को क्या करना, अपने कटरेस से पूछना, ठीक है। ऐसा उसका आदत था, हैबिट था, पुटिंग रिडल्स, कोई ऐसा उलझन, कोई अनोखा पहेली जैसा चीज़ें वो हमेशा कटरेस से पूछता रहता था। होता क्या इसके बाद कि अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा, बी के बाद ए कहा गया है, ठीक है, बी के बाद तो ए होगा। तो होता है कि ही ऑफन आस्क क्वेश्चन विच व स्टूडेंट एंड विटी। तो जो भी रिडल होता था उसमें एक चीज़ था, वो क्या था भाई, उसके क्वेश्चन में एक अजीब सा क्वेश्चन होता था, अनोखा होता था, और बहुत ही उसमें बुद्धि का काफ़ी ज़्यादा, अपने विजडम का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो बी के बाद तो ये हो गया, ए होना ही होना है। अब बचा सी और डी में से कौन पहले। तो होता क्या कि इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए देखिए दीज क्वेश्चन की बात कहा गया ना, इसके पहले कोई ना कोई क्वेश्चन की बात हुआ होगा, तभी इसके बाद दीज क्वेश्चन आया है। तो ये भी होगा नहीं, तो डी तो होगा नहीं, बी के बाद तो डी होने सारी, जब भी आएगा तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि एक ही तो बचता है ना फिर। तो कुल मिलाकर हो गया सी, है ना, कुल मिलाकर हो जाएगा और सी होगा नहीं। एक सेकेंड, दीज क्वेश्चन की बात कहा गया था, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहा गया ही ऑफन आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के लिए दिस क्वेश्चन का यूज़ किया गया है ना, ये जो क्वेश्चन है ना उसके लिए दिस क्वेश्चन का यूज़ किया गया है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसी के बाद आना है ना, देख रहे हैं ना, दिस क्वेश्चन किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, और ए के लिए ए का यूज़ हो चुका है, तो इसके जस्ट बाद डी होना चाहिए। अब बी और ए मिल गया और डी मिल गया, तो आगे आप दिमाग नहीं लगाएंगे, एग्जाम में समय फालतू का बर्बाद करेंगे। आपको अगर 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है, BAD मिल गया, आप टिक करके आगे बढ़े। हाँ, सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो होता क्या है कि इट टुक मच विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ही ऑफन आस्क क्वेश्चन विच व स्ट्रेंज एंड विटी।
एक तो बहुत ही वो बुझावल जैसा चीज़ें पूछ रहा था, पजल जैसा चीज़ें पूछ रहा था और बहुत ही अजीब और उसमें काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ता था। अगर विट्टी की बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की बात करें, तो उसी बुद्धिमत्ता की यहाँ पे बात की गई थी कि भाई इट टुक मच विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात हो रही थी। और यहाँ पे विटी से विटी इक्वल टू व्हाट, विटी इक्वल टू विजडम होता है, विजडम होता है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन का पैकेज है, लेकिन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी विजडम की बात यहाँ किया गया था, है ना। अब जब इतना सारा बातें समझ में आ गया तो वंस एक बार की बात है ही आस्क अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कन्फ्यूज एवरीवन, और एक बार की बात है ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे सभी कोई हैरान परेशान हो गए, है ना, कन्फ्यूज हो गए, बस लास्ट खत्म। तो BADC इस तरह से कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, है ना। अब आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में कैसे इसको अटेम्प्ट लेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आप सेंटेंस जब देखेंगे तो आपको पता है कि देयरफॉर से तो स्टार्ट होना है नहीं, सो से भी स्टार्ट होना नहीं है। अब बचा आपके पास दो, या तो ये या तो बी, या तो ए या तो बी, तो डी वाला तो हुआ नहीं, ख़त्म। अब इन दोनों से अगर पता कर ले तो बाकी चीज़ें पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ देम, देखिए मोस्ट ऑफ देम किसके लिए, कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट की बात है इसके पहले हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई नाउन की जिक्र हो चुका है। उसी के बदले में जो प्रोपर नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है उन्हीं के ऑब्जेक्ट की बात किया गया है। दे का देम होता है, मीन्स किसके पहले कोई ना कोई नाउन का यूज़ किया गया होगा। देम किसके लिए, तो देम किसके लिए किया होगा, तो सी तो होगा ना, डी नहीं होगा। तो बस इसी प्रिजनर की बात तो कर रहा था, इसी प्रिजनर के लिए तो बात किया ना, क्योंकि प्रिजनर यहाँ पे क्या प्लूरल है, और देम भी क्या यहाँ पे दे का ही आता है ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस में ये होता है ना देम, ये भी प्लूरल। तो ये दोनों तो मैच कर गया कि नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, सभी के सभी जो क्रिमिनल्स होते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें से कहा गया कि मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कैदी जो कि उनकी कुछ ऐसी मजबूरी, कोई परिस्थिति होती है जिनकी वजह से वो उनको जेल में होना पड़ता है। तो बी से तो शुरू हो गया सेंटेंस और उसके बाद ए आ गया। तो देखिए ना तो बी से यहाँ शुरू था ना बी से यहाँ से शुरू था, मीन्स के बी के बाद तो ए था, तो बस हिट करें आगे बढ़ेंगे। लेकिन समझाने के मैं आगे बता देता हूँ, इसका डी आंसर होगा। अब बात इतना तो हो गया। अब है कि देयरफॉर लर्निंग ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेट विद सोसाइटी, या इसके पहले क्या होना चाहिए, तो इसके पहले होना चाहिए सो। इन्हीं लोग की बात कहा गया ना, फिर से प्रोनाउन की बात किया गया। सो वे लोग दे डिज़र्व अ चांस टू रिहैबिलिटेट देमसेल्फ, तो उनको वो डिज़र्व करते हैं ऐसे लोग जो कि वाकई में वो होते नहीं हार्डकोर क्रिमिनल्स होते नहीं, बल्कि परिस्थिति कोई ऐसा मुसीबत ऐसी मजबूरी होती कि उनको जेल में रहना पड़ता है, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। एक वो डिज़र्व करते हैं कि उनको फिर से पुनर्वास के एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और इसलिए लास्ट में जो हो जाएगा देयरफॉर से, मैंने बताया था देयरफॉर से लास्ट, सबसे देयरफॉर जो भी होता है वो लास्ट में आता है, सबसे एंड में आता है, तो डी तो लास्ट में होना ही था, तो ऑलरेडी से यहाँ पे होता। तो BACD का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया। सो देयरफॉर लर्निंग का ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेट विद सोसाइटी, ताकि इससे इनको क्या होगा, फिर से सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। इडियम आपको इसमें ढूंढना, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इडियम का एक ही तरीका भैया मेरे, आप इसको रट लो, पहला चीज़ रट लो। दूसरा है कि कुछ ट्रिक आपको अप्लाई होता है, सभी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। देखिए जैसे भी यहाँ पे एयर और डर्टी की बात की गई, टू एयर डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक, टू एयर डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एयर की बात की गई नहीं, डर्टी की बात कर रहा है नहीं, लाइनिंग इन पब्लिक की बात कर रहा है नहीं, तो क्या चीज़ की बात कर रहा है। तो देखिए अगर डर्टी का यहाँ पे अगर सेंस देखेंगे तो क्लॉथ से रिलेटेड नहीं है ना, और टू एयर डर्टी लाइन इन पब्लिक, तो टू कंटिन्यू द कंप्लेन, कंप्लेन के सेंस में होगा नहीं। स्टैंड अप एंड फाइट, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें नहीं दे रहा, और यहाँ पे नेगेटिव चीज़ की बात करें ये भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, मीन्स कि जो प्राइवेट अफेयर्स की बातें हैं वो पब्लिक में डिस्कस करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने जो भी प्राइवेट बातें घर के अंदर करें, पब्लिक प्लेस में ना करें, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी बोला गया इसमें। तो यहाँ पे फाइट नेगेटिव सेंस दे रहा था, टू कंटिन्यू कंप्लेन कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ नेगेटिव सेंस है, और डर्टी क्लॉथ से रिलेटेड चीज़ें होगा नहीं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते सवाल पे,
सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कौन सा होगा। एश्योर होगा क्या, एश्योरेबल होगा क्या, एश्योरेंस होगा क्या, एश्योर्डली होगा क्या। चार यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे। तो कौन सा होगा भाई, है ना। तो सबसे पहले आप हल्का सा, मैंने मतलब एक एवरेज रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो रिदम आपके बन जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे एश्योरेंस जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड है। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है कि ASSURANCE होता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट इन ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे एरर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है ना। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। आई विजिटेड माई फ्रेंड पास्ट टेंस की बात किया गया है, और रिलेटिव प्रोनाउन की बात भी देखेंगे तो यहाँ पे पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है, सही है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ था कि टू हुम के जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड कहीं ना कहीं पीपल की बात हो रहा है, लोग की बात हो रहा है, तो वहाँ पे टू ना होकर विद होम होता है, ठीक है। तो ये जाकर यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस्ड यहाँ पे एरर था, आप इसे सुधार लेंगे। तो कौन सा पार्ट में एरर था? सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़, ठीक है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये अपने आप में एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया, करेक्ट है, सही है। प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच will run parallel to the national highway, has proposed to construct an elevated corridor which will run, ठीक है, which will run parallel to the national highway। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि सब्जेक्ट हो गया है, सही बात है, हैज़ भी है, सही बात है, लेकिन हैज़ के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। यहाँ पे तो देख रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या होना चाहिए था? प्रोपोज्ड होना था। ईडी आपको लगाकर इसको पास्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना था। तो आपका कौन सा पार्ट में एरर होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला पार्ट में यहाँ पे एरर था ना, तो ऐसे टिक करेंगे, इस तरह से एरर आता है। पुराने पैटर्न पे तो वो स्लैश बीच में रहता था, वो तो नहीं आता है अब, ठीक है। हालांकि उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप तब भी वही चीज़ें होगा, और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें वही होगा, आपको बस सीखने से मतलब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है कि अपोजिट की बात किया गया है ना, अपोजिट बताना है इसका कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो एंटोसाइनो के लिए आपको वर्ड पावर अच्छे से करने होंगे, रटने होंगे। सेकंड का मतलब क्या होगा? सेकंड का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब संक्षेप में, छोटा रूप में, ज़्यादा भारी भरकम नहीं, लेंदी नहीं, तो इसका एंट होगा लेंदी। लेंदी मतलब भारी भरकम, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी वर्ड है जिसके बारे में आपको चर्चा करनी। CURT कट का मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त होता है। TERS टर्स का मतलब भी संक्षिप्त होता है। इसका मतलब नोट करना चाहिए तो नोट कर लेंगे। इसका मतलब अर्थपूर्ण, कोई ऐसा वर्ड जो कि अर्थपूर्ण हो, ठीक है ना, पिथी। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते क्वेश्चन पे नंबर 8 पे, की फिर से अप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर से अपोजिट पूछा गया। एग्जॉटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे दो तीन इसका मीनिंग हो सकता है। पहले तो यहाँ पे विदेशी होता है, ये जान लेंगे। विदेशी के अलावा भी और भी चीज़ होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या तो अजीब हो सकता है या अनोखा हो सकता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अजीब अनोखा मीन्स कि बिल्कुल डिफरेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं ना इस तरह से, या विदेशी के सेंस में कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। तो इसका जो होगा अपोजिट जो होगा वो होगा ऑर्डिनरी, साधारण सा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, है ना। हिंट का मतलब होता है क्या है? हिंट का मतलब होता है पिछला। हिंट का मतलब क्या होता है? पिछला, पिछला भाग या पिछला। तो इसका जो साइन होगा वो होगा रियर। रियर का मतलब भी होता है पिछला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। मीन्स कि OWS जैसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। देखिए एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स की बात किया गया, और चर्च में उसको क्या कहते हैं? वैसे लोगों को क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ सिंगर होते हैं जो चर्च में होते हैं, उनको कहते हैं क्वायर, ठीक है, क्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मीन्स कि इसको पैसिव फॉर्म में आपको बनाना है, पैसिव फॉर्म। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन।
अब इसका जो पैसिव क्या बनता है, ये जो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, मीन्स कि ये जो द लॉन है कहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा और ये वाला लास्ट में चला जाएगा, यही तो होता है ना। तो द लॉन को तो आगे करेंगे तो द लॉन के हिसाब से तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हैज़ एक दिख रहा होगा वर्ब, तो हम लोग जब हैज़ होता है तो उसके साथ क्या ऐड करते हैं, हैज़ के साथ अगर पैसिव फॉर्मेशन में बनाना होता है हैज़ के साथ बीन ऐड करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैज़ के साथ विन वाला देखेंगे तो हैज़ के साथ तो यहाँ पे हैज़ है नहीं, इसको एलिमिनेट कीजिए, हैज़ है नहीं, एलिमिनेट कीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर बी होगा करेक्ट आंसर, है ना। द लॉन हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई लगाते हैं और जो भी उसका आपका आगे है ऑब्जेक्ट वो रख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। अब रॉन्गली फिर से आया है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, बैरन ठीक है, बैरियर ठीक है, बेरी ठीक है। बैरल मीन्स बंजर होता है और बैरियर मीन्स अवरोधक रोधक होता है। ये बैरल का जो है ना ये गलत स्पेलिंग है, इसका बैरल का स्पेलिंग होता है BARREL। तो यहाँ पे ई वाले पार्ट में एरर था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। इडियम के बारे में पूछा गया, इसका इडियम क्या होगा, थ्रो इन द टॉवल, टॉवल में लपेट को फेंक देना, ऐसा कुछ अर्थ नहीं कर रहा है ना। तो थिंक ऑफ सॉल्यूशन नहीं, ड्रॉप समथिंग। अब थ्रो का सेंस में और ड्रॉप समथिंग के सेंस में तो बिल्कुल नहीं होगा। फेस द सिचुएशन, तो फेस कहाँ से करेंगे, चीज़ों को आप थ्रो करें तो फेस तो कर नहीं रहे, एलिमिनेट हो गया। और चीज़ों को थ्रो करें तो थिंक भी नहीं कर रहे, तो क्या करना है, चीज़ों को थ्रो इन टॉवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एडमिट डिफीट। एक तरह से कह सकते हैं थ्रो इन टॉवल मीन्स की चीज़ों को फेंक दिए, मीन्स की आप हार मान लिए, है ना, आप अपनी हार को स्वीकार कर लिए। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, फिर से साइनो आ गया, सेम मीनिंग। इनएंडो का मतलब क्या होगा, इन्यूएंडो, इन्यूएंडो का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है संकेत होता है या इशारा भी कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ में देखा जाए तो व्यंग भी कह सकते हैं, किसी पर व्यंग कसना, है ना, व्यंग हो गया, ताना हो गया, क्रिटिसाइज के सेंस में हो सकता है, ठीक है। या कुछ ऐसा आपके अंदर कोई ऐसी मनसा से कुछ बोल देते हैं या आशय से बोल देते हैं, उसको उसका साइन जो होगा इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इम्प्लीकेशन होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो फिलर से है, यहाँ पे कौन सा फिलर करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बॉर्न इन एन डैश फैमिली ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स एंड इमर्ज एज अ नोटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग बॉर्न इन डैश फैमिली, इस मतलब कि कैसे फैमिली में, अब यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे कि ऐसे फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद उसने क्या किया, सारी जो परेशानी है, जितने भी मुश्किलें हैं उसके साथ फाइट किया और एक नोटेबल स्टेटमेंट्स की तरह अपने आप को प्रदर्शित किया, है ना। तो यहाँ पे फैमिली, कैसा फैमिली होना चाहिए, इम्पेक्केबल होना चाहिए। इम्पेक्केबल का मतलब तो पता है कि क्या होना चाहिए, टूटीहीन होता है, टूटीहीन तो फैमिली की बात हो नहीं रहा है। इंटेलिजेंट नहीं, पोवरिस्ट होगा या फिर इमैकुलेट होगा। इमैकुलेट का मतलब भी होता है टूटीहीन, तो इम्पोवरिस्ट होगा ही ना। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता क्या है, गरीब। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है गरीब। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे इन स्पाइट का मतलब भी था कि यहाँ पे एक कॉन्ट्ररी कंडीशन बता रहा था ना, और तो इसलिए यहाँ पे आप जब यहाँ पे ये फिल करेंगे इम्पोवरिस्ट तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक। कि गरीब फैमिली में जन्म लेने के बावजूद उसने सारे कठिनाइयों का सामना किया और आज एक नोटेबल, एक प्रख्यात, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर सामने आया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको करना है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाले क्यों करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन में जैसे ही आपको दिखता हूँ पहले तो यहाँ पे आर दिख रहा होगा, आर को कन्वर्ट करना होगा वॉज में या फिर ये वर्ब भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉज हो सकता, वॉज भी हो सकता है या वर्ब भी हो सकता है, ये इसके सब्जेक्ट के अनुसार तय करेगा। इसके सब्जेक्ट अगर प्लूरल होंगे, सिंगुलर होंगे तो वॉज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होंगे तो वर्ब होगा, है ना। तो देखते हैं भाई यहाँ दीज बॉयज़ है मीन्स कि प्लूरल है तो डेफिनेटली कि वर्ब होगा, ये वाला होगा। अब ढूंढे, आर है नहीं होगा, आर है एलिमिनेट कर देंगे। दीज बॉयज़ वर तो वाई वर, हाँ वर तो यहाँ भी मिल गया और वर यहाँ भी मिल गया,
अब हम फंस गए भैया, अब हम क्या करें? वर्ड तो दोनों जगह आपने बता दिया कि वर्ड देखेंगे और टिक कर देंगे। नहीं, रुको भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है ना, क्वेश्चन मार्क जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं नरेशन में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो हट जाता है। हालांकि दोनों में क्वेश्चन मार्क है नहीं, ठीक है, बात सही है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वाई के बाद क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पे वाई के बाद क्या आना चाहिए? सोचिए फटाफट, आपको मौका देते हैं। तो वाई के बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। अगर वाई के बाद अगर यहाँ पे वर्ब आ गया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई दोज, अच्छा एक तो और करना होगा, दीज का क्या बनाना होगा? दोज, ठीक है, दीज का कन्वर्ट हो जाएगा दोज में। इसमें भी देख रहे थे दीज का तो दीज ही था, तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी चेक कर लिया आपने कि दीज देख लिया, होगा ही नहीं, दीज का तो दोज होता है। क्लियर? चलिए, तो नेशनल में ध्यान रखिएगा, एक दो पॉइंट पकड़ के ही आप चेक करके जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, समय को बर्बाद ना करेंगे। जैसे कि आर के लिए और दीज बॉयज़ के लिए, दीज का तो दोज बॉयज़ होता है, तो दोज बॉयज़ यहाँ पे मिल गया, और आर का वर होता है, हो गया करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। यहाँ पे सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, मीन्स कि OWS वाले क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टायर इजली, ऐसा व्यक्ति जो कभी जल्दी थकता नहीं हो, तो इसको कहते हैं इनडेफैटिगेबल, जो कभी नहीं थके, है ना। क्लियर? बाकी इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जो कभी ना चूके। इनडेलीबल का मतलब क्या होता है भाई? ना मिटने वाला, इनडेलीबल ना मिटने वाला। और इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, जो डेफिनेट हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिलर से रिलेटेड है, पीपुल्स विल एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, पीपुल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम व्हाट? कैन हेल्प देम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द चैलेंज की बात किया गया, लाइफ में काफ़ी सारे जो परेशानी है, चैलेंजेस है, उनको क्या करना है? उनका विल और डिटर्मिनेशन, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनको क्या करता है? एक व्यक्ति को काफ़ी सारे लाइफ में जो चैलेंजेस, उनसे उसका छुटकारा उनको मिलता है, उन पर उसका काबू पा लेते हैं ना, वो काबू पा लेते हैं। तो काबू पा लेना का मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम मतलब काबू पा लेना। वैसे परिस्थिति, वैसे कंडीशन में आप उस चीज़ पर काबू पा लेते हैं ना, काबू पाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है कि आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी। अब देखिए यहाँ पे सो एक्सपीरियंस एज क्या होना चाहिए? देखिए आई होप नेवर टू हैव अनदर, आई होप नेवर टू हैव अनदर सच एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे सच और एज वाला इसका कंडीशन होगा। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आई होप नेवर टू हैव अनदर, काश ऐसा, मीन्स कि कोई और दूसरा इस तरह के जो अनुभव हमने जो देखा है, अनुभव किया है कि आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, जब मैं पुरी में था और उसी वक्त जो साइक्लोन आया था उसी दौरान, और जो उस तरह के जो हालात हुए थे, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, जो हमने गेन नहीं किया, जो एक्सपीरियंस हमने देखा था, ठीक है, वो चीज़ क्या हो, ऐसा दोबारा ना हो, है ना। सच होता है, इसके लिए ऐसा के लिए हम लोग सच का यूज़ करते हैं, सच का यूज़ करते हैं, ठीक है, सच एज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, यहाँ पे भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओह व्हाट लवली नेकलेस यू नीड, नो नहीं, यू नीड के साथ नॉट लगता है, नीड नॉट लगता है ना। तो नीड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? नीडंट लिखते हैं, और नीडंट के बाद हमें क्या लगाना होगा? हैव, मीन्स कि यू नीड नॉट हैव सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। मतलब ये जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, आपको ऐसे गिफ्ट नहीं क्या करने चाहिए? खरीदने चाहिए। खरीदने चाहिए के सेंस में हम नीड नॉट हैव का यूज़ करेंगे, मीन्स कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो?